हेलो एवरीवन, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज की हमारी सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जनरल ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें फ़िज़िकल, इंडियन ज्योग्राफी और जो भी सारा कुछ होता है तो वो हम देखेंगे। अब क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है और सब कुछ आपको पता है, यूपीपीएससी का नया कैलेंडर वगैरह आप लोगों ने देख लिया होगा। और आरओ का तो खैर काफ़ी बाद में है, लेकिन इसके अलावा जो ये हमारा सबसे पहले जो है, जो हमको टारगेट करना है, वो है जीआईसी लेक्चर का। तो मूविंग टुवर्ड्स एक हमारे आगे के जो है सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्न में से लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो देखिए, हो सकता है आपको काफ़ी इजी लग रहा हो ये क्वेश्चन, लेकिन अक्सर बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें भी गलती करते हैं। क्यों? ये जो हमारे एक्स्ट्रा वाले ये है ना, ये जो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी राजधानियों में थोड़ा सा कभी कभी रह जाता है। बाकी सारी तो हमें रट जाती हैं, अपने जो 28 राज्य हैं हमारी, लेकिन थोड़ा सा इन पे हमको ध्यान देना होता है। हाँ, तो लक्षद्वीप की राजधानी की बात करेंगे तो सिलवासा, कवारत्ती, अगरतला, आइजॉल। तो देखिए, सारी की सारी जो ऑप्शन में भी हैं वो सारे केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ हैं। तो देखिए, कवारत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। अच्छा देखिए, पूरा आइलैंड है ये लक्षद्वीप जो है, और मेनली कोरल से बना हुआ, रीफ से बना हुआ आइलैंड है। तो अगर अब पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अगर लक्षद्वीप किस से फॉर्म हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, कभी कंसेप्ट अगर आपसे पूछा जाए तो कोरल रीफ से सबसे एक बड़ा भाग जो है उसका वो फॉर्म हुआ है लक्षद्वीप का। अब देखिए, यहाँ कुछ और राजधानियों का जो है सीक्वेंस जो है वो सीरीज़ दी हुई है। लक्षद्वीप, कवारत्ती, दादर नागर हवेली की जो दादरा नगर हवेली है वो सिलवासा। अच्छा देखिए, ये इसको जो है मर्ज कराया गया है हाल ही में एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ। अब किसको किसको पता है वो मुझे कमेंट करिए। इसके अलावा त्रिपुरा की अगरतला, मिज़ोरम के आइजॉल। ठीक है, ये आपका जो है पूरा उसका जो है मैच हो गया। चलिए, हाँ, यहाँ पे मैंने आपके लिए डाला हुआ है, जिन लोगों को लक्षद्वीप की लोकेशन नहीं पता है या तो देख लीजिए। ये अलग अलग टुकड़े में जो है द्वीप है, जिसको हम लक्षद्वीप जो है के अंदर कंसीडर करते हैं। और इसी तरह से ये आपका अंडमान वाला रीजन है ये पूरा। तो ये हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप हैं। ओके, भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताएं। यानी कि ये वो स्थान है जहाँ आप समझ लीजिए औसतन 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है, और बहुत ही साल के बहुत ही चुनिंदा दिनों में होती है। तो अब भाई, ये जयपुर, पुणे और जैसलमेर, बीकानेर में अगर जो लोग जैसलमेर टिक कर रहे हैं तो वो खुश हो जाइए, क्योंकि बिल्कुल राइट है। जैसलमेर राजस्थान में जो है, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत कम बारिश के कारण, और उसका लोकेशन, उसका ज्योग्राफिकल एरिया जो ऐसा है, सबसे शुष्क स्थान है भारत का। अरावली पर्वत की श्रेणियों द्वारा राजस्थान से अलग होने वाला यह उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी भाग आधे से अधिक क्षेत्र में फैला है, और निर्जन रेतीले भाग में चारों रेत के टीले ही दिखाई देते हैं। वर्षा बहुत कम होती है। मैं आपको 50 सेंटीमीटर कह रही थी, यहाँ तो 5 सेमी से भी जो है अराउंड 5 सेंटीमीटर के लगभग जो है वर्षा हो रही है। सोचिए, तो ये एक्सट्रीमिस्ट वाला कंडीशन है यहाँ पे। तो 5 सेंटीमीटर के अराउंड वर्षा हो रही है। चलिए, ये बताना है सरक्रीक विवाद तो किन दो देशों के बीच चल रहा है भाई। सरक्रीक विवाद काफ़ी पहले से चल रहा है, ज़माने से, अभी से भी नहीं। भारत बांग्लादेश, भारत चीन, म्यांमार या पाकिस्तान, तो ये आपको बताना है। ओके, तो सरक्रीक विवाद जो है, देखिए मेनली विवाद तो ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा एक ही देश के साथ रहता है, भारत का ज़्यादा। हालांकि ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप भारत पाकिस्तान में देखिए, चाहे वो सिंधु नदी जल समझौते का विवाद हो या ये सरक्रीक विवाद हो, तो ये पूरा जो है इसी के उस पर है भाई। क्योंकि प्राकृतिक कोई सीमा तो तय नहीं थी, मानवीय सीमा बनाई गई, कृत्रिम सीमा बनाई गई। तो दिस इज़ वाई ये थोड़ा सा यहाँ पे चलता रहता है इनका। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पूर्णतः स्थलीय और कृत्रिम है, जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कच्छ प्रदेश तक फैली है। और पाकिस्तान और कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है। बस इसी वजह से यहाँ पे मेन मुद्दा है कि किस पोर्शन को हम माने कि ये आपका है, ये आपका है, और ये जो है लड़ाई का एक मुद्दा चाहिए, तो वो बना हुआ है। तो बस मेन सरक्रीक विवाद जो है इनके बीच में, ध्यान दीजिएगा। रबाड़ी है क्या? ये एक आप कह सकते हैं एक टाइप की जाति है। तो क्या है वो? केरल के मछुआरों को बोलते हैं, या गुजरात के खाना बदोश, तमिलनाडु के खाना बदोश, या राजस्थान के चरवाहे। तो ये थोड़ा सा ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाता है ये क्वेश्चन। तो गुजरात के जो खाना बदोश हैं, हम उनको रबाड़ी कहते हैं। इसके अलावा इनके अन्य नाम हैं, देखते हैं क्या क्या। रबाड़ी, रहबारी, राइका, गोयनका और देसाई के नाम से जाने जाने वाली अति प्राचीन जाति है।
ठीक है, जिसके मूल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। ये समझ लीजिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी इसको जो है आप इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक है, उनके वंशज हैं ये। गुजरात और मध्य राजस्थान में इन्हें रैबारी, रबारा, देसाई, गोपालक और हीरावंशी नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन मेनली जो है वो रैबारी से ही आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, बट आपको ये नाम भी ध्यान रखने हैं, राइट। निम्न में से भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ये बताना है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप देखिए मिनिकॉय, कटचल, पंबन और माजुली। तो लोग बहुत पढ़े हुए हैं, बार बार पढ़े हुए हैं आप लोग। असम में जो माजुली नदी द्वीप है वो इंडिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाता है, और इसकी लोकेशन भी थोड़ी देखेंगे हम। पहले देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, असम में है। द्वीपों की कुल संख्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर चाहें तो याद रख सकते हैं, 247। और 20 बंगाल की खाड़ी और शेष अरब सागर और मन्नार की खाड़ी में है। और मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो नदी द्वीप पूछा गया है, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि कौन सा समूह द्वीप में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है मिनिकॉय होना चाहिए। ठीक है, मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह, ओके। लेकिन जब आप नदी द्वीप की बात करें तो वो माजुली होगा। एक और द्वीप है पंबन द्वीप, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में है, जो आदम पुल जो है, एडम्स पुल, उसका ही एक अंश है। ठीक है, बस बाकी सारी चीज़ें नहीं आपको पढ़नी है। तो बात कर रहे थे हम माजुली की। देखिए, चलिए यहाँ पे इसमें कहीं दिया नहीं है, मुझे लगा शायद इसका चित्र होगा। चलिए आप इसको सर्च कर लीजिएगा, आसाम में जो है ये इसकी लोकेशन। अगर आप ये वाला रीजन, अरुणाचल वाला रीजन आप बनाएंगे, ठीक है, अगर आप इस तरह का कुछ, सॉरी बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है मुझसे, ये चलिए मान लीजिए ये आसाम वाला रीजन है, तो ये आसाम में यहाँ कहीं आपका पड़ेगा। और ये बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश तक आता है ऐसे करके, ये पूरा माजुली द्वीप होता है, आसाम से बांग्लादेश। तो देख लीजिएगा आप इसको गूगल करके, ओके। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बेसिकली किस द्वीप में ज्वालामुखी है ये पूछना चाह रहा है, तो आप बताइए। कार निकोबार, बैरन, उत्तरी अंडमान या लिटिल निकोबार? देखिए, एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो हमारे अंडमान निकोबार में है वो है बैरन द्वीप। ठीक है, एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है इस पर, तो ध्यान दीजिएगा, बैरन द्वीप। अंडमान द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, उसके उत्तर में स्थित है बैरन और नारकोंडम। 2 ज्वालामुखी द्वीप है वहाँ पे, लेकिन बैरन एकमात्र है जो सक्रिय है तो 2, लेकिन एकमात्र सक्रिय है वो बैरन है। ठीक है, और नारकोंडम को भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले तो ये ज्वालामुखी द्वीप है जो अंडमान में पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में स्थित। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से किसकी सीमा 3 देशों से मिलती है? अब मैप पढ़ने वाले जो लोग मैप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसको ध्यान देते हैं, तो वो लोगों के लिए काफ़ी इजी होगा ये क्वेश्चन। हिमाचल से उत्तराखंड, सिक्किम और मिज़ोरम। तो देखिए, हिमाचल की जो है नहीं मिलती है। उत्तराखंड की अगर मिलती भी है तो वो नेपाल और आप उधर कह सकते हैं चीन वगैरह से बस। लेकिन सिक्किम की आप जब देखेंगे मैप में, तो सिक्किम जो है वो 3 जगह से मिलता है। कैसे, आइए देखते हैं एक बार इसको मैप के थ्रू। देखिए, ये छोटू सा जो है ग्रीन कलर का, ये सिक्किम है। और ये देखिए, इधर से नेपाल से मिल रहा है, इधर से भूटान से, और इधर से चाइना से। ठीक है, और उत्तराखंड का क्या है? उत्तराखंड बस नेपाल से और चाइना से, और हिमाचल जो है वो केवल और केवल चाइना से। तो सबसे ज़्यादा सिक्किम है भाई, एक इधर चाइना और इधर नेपाल और इधर भूटान। ठीक है, ये आपका सिक्किम। भारत में काली मिट्टी वाले दक्षिणी क्षेत्र की मुख्य फसल। अब काली मिट्टी की देखिए मोस्ट पॉपुलर फसल तो कपास है, ऑप्शन में कपास नहीं है, अब फंस गए आप लोग। बताइए, सेब, बादाम, खुबानी और ज्वार। अभी तक हमने बहुत कपास रट रखा था कि राजस्थान और गुजरात के रीजन में होता है, काली मिट्टी में ज़्यादा उगता है, और उसको अहमदाबाद को मैनचेस्टर बोलते हैं। चलिए अभी यहाँ बताइए, तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो देखिए, सेब, बादाम और खुबानी ये सब जो है एक तरह से ड्राई फ्रूट और फ्रूट के फॉर्म है, तो ये यहाँ तो काली मिट्टी वाले क्षेत्र में तो होने से रहे। ज्वार जो कि मोटा अनाज है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काली मिट्टी में उगता है, तो यही आपका राइट ऑप्शन है, जो मुख्य फसल है वहाँ की। सेब, बादाम, खुबानी जो है ये पर्वतीय रीजन जो है आपका, जितना पहाड़ी इलाका है वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने मिलेगी इनकी खेती। ज्वार मोटा अनाज है जिसकी कृषि सामान्य वर्षा क्षेत्रों में बिना सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसके लिए उपजाऊ जलोढ़ या चिकनी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, तो काली मिट्टी को ही हम चिकनी मिट्टी भी बोल देते हैं, क्योंकि उसका फॉर्म जो होता है काफ़ी ज़्यादा छोटे mm वाले उसके कण होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ज्वार सबसे बड़ा ज्वार का उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। ये तो हमेशा आप पढ़ के जाइएगा लिस्ट पूरी, हमेशा जितना जो है उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा है,
और उत्पादक और भंडार वगैरह किसका, खनिजों में, इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं ये हमेशा आपको लेटेस्ट डेटा उसके अकॉर्डिंग पढ़ के हमेशा ही जाना होता है। ओके, तो निम्न में से किसकी बोर्नियो द्वीप में सहभागिता नहीं है, यानी कि ये आपका जो पूर्वी क्षेत्र में जो आइलैंड्स हैं, तो बोर्नियो आइलैंड में कौन सा देश जो है वो आता नहीं है, ये बताना है। ब्रुनेई हिंद देशीय, जिसको इंडोनेशिया बोलते हैं, आप इसको इंडोनेशिया कंसीडर कर लीजिए। तो ब्रुनेई हिंद देशीय, मलेशिया या फिलीपींस। ठीक है, तो देखिए फिलीपींस बिल्कुल साउथ में है, फिलीपींस वहाँ बोर्नियो के आसपास नहीं है, उसके काफ़ी साउथ में पड़ता है। बाकी के तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो बोर्नियो द्वीप में ही इंक्लूड किए जाते हैं। ये देखिए आपका ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये तीनों आपके ये बोर्नियो पे आ रहे हैं। और फिलीपींस बहुत नीचे है, इसके कहीं नीचे, कहीं मैप में आप जब देखेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा। डंकन दर्रा किन के बीच स्थित है, या जो आप डंकन पास भी बोल सकते हैं इनको। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी और मध्य अंडमान, उत्तरी और दक्षिणी मध्य अंडमान, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान। तो काफ़ी ज़्यादा डीप वाला उत्तर के क्वेश्चन है ये, क्योंकि सब लगभग मिलते जुलते आपसे पूछे गए हैं। तो दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप समूह, उत्तरी और दक्षिणी मध्य अंडमान, बस इसी में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है, इसको थोड़ा सा हम लोग मैप में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, कैसे, देखिए अंडमान को भी इन्होंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। चलिए पहले देखिए, आप नॉर्थ अंडमान आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद आता है मिडिल अंडमान, देन साउथ, देन लिटिल। ठीक है, तो क्या हो गया, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। तो ये है डंकन पैसेज आपका साउथ और लिटिल के बीच में। ठीक है, मुझे लगता है उसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। दक्षिणी और मध्य नहीं है, दक्षिणी और लिटिल है। ठीक है, दक्षिणी और मध्य तो ये हो जाएगा नहीं, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दीजिएगा, एक सेकेंड। यहाँ ऑप्शन में दक्षिणी और लिटिल कहीं है ही नहीं, तो आप अपने मन से एक ऑप्शन ई बना लीजिए, जिसमें आप लिख लीजिएगा, ठीक है, साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में, साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में है। देखिए यहाँ से देखिए आप, साउथ अंडमान ये है और ये डंकन पैसेज आपका दिया हुआ है, डंकन पास, और ये है आपका लिटिल अंडमान। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। इसी तरह से देखिए कार निकोबार, निकोबार को भी पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर है आपका कार निकोबार, फिर है लिटिल निकोबार, फिर है ग्रेट निकोबार। तो कभी पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट जो है वो इनमें से निकोबार के किस वाले रीजन में है, तो वो ग्रेट निकोबार का अंश है। और 10 डिग्री चैनल अगर पूछा जाए इजी क्वेश्चन में, तो ठीक है आपसे अंडमान निकोबार के बीच में से जा रहा है, लेकिन कौन सा वाला अंडमान, तो 10 डिग्री पैसेज जो चैनल है वो जाता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में से, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये और अच्छे से आप मैप में ज़रूर खोल के देखिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, चलिए अब कौन सही सुमेलित नहीं है। लातूर, ये महाराष्ट्र का एक जगह है, ये नदी बाढ़ यहाँ पे आती है, इनका कहना है। नाशरी, जो चेनानी नाशरी सुरंग है कश्मीर में, वहाँ भूस्खलन बहुत होता है, बिल्कुल सही। कांडला में चक्रवाती तूफान आते हैं, जो गुजरात में आपका कांडला है, तो बिल्कुल सही। भुज, ये भी गुजरात में, यहाँ भूकंप आते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कांडला में चक्रवाती तूफान, क्योंकि आप देखिए हमेशा ये सी साइड पे ही है कांडला, बंदरगाह भी है। और नाशरी में भूस्खलन, लेकिन लातूर में भूकंप आता है, ना कि नदी बाढ़। ये महाराष्ट्र वाला रीजन है जहाँ पे आपका नदी बाढ़ नहीं होती है, बल्कि, तो यही है जो सम्मिलित नहीं है। ओके, लातूर में भूकंप, बाकी सारे आपके क्लियरली मेंशन है, क्लियरली जो है मैच। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी और तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं, उदाहरण हैं। चलिए ये आपका ये कौन से चैप्टर में आ जाता है, ये अपवाह प्रतिरूप और ये सब जो है, जब आप नदी वाला पढ़ते हैं, रिवर ड्रेनेज सिस्टम और उसका अपवाह प्रतिरूप, तो उसमें आपका आता है। तो बताना आर्य प्रतिरूप, द्रुमाकृति, समांतर या पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती देखिए वो होती हैं जो किसी जगह, जैसे पहाड़ कोई ओरिजिन हो रहा है, कोई जगह बन रही है, उसके बनने से पहले से वो प्राचीन समय से वहाँ से बह रही थी, और उनके बनने के बाद भी, उस स्थलाकृति के फॉर्म होने के बाद भी वो उसी तरह बह रही हैं, वो होती है पूर्ववर्ती। और यहाँ का जो सही ऑप्शन होगा समांतर अपवाह का, क्योंकि देखिए ये सब एक ही समांतर दिशा में ऐसे 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 वेस्ट, इधर से वेस्ट, जो वेस्टर्न घाट है आपका, यहाँ से वो होके और अरब सागर में गिर जाती है समांतर फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका समांतर अपवाह का उदाहरण है। और ये प्रमुख नदियाँ ध्यान रखिएगा, ये जो है जो अरब सागर में गिर रही हैं आपकी,
नर्मदा, साबरमती, लूनी, माही, मांडवी और ताप्ती। जम्मू और कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्रों को समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही, मतलब बड़े से छोटे में लगा रहे हैं हम, सबसे बड़ा बताना है। तो काराकोरम जहाँ पहले देखिए, पहले उसे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि काराकोरम इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, आप कह सकते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो काराकोरम के बाद आता है लद्दाख, उसके बाद जास्कर और फिर पंजाल। तो ये समुद्र तल से इनकी बढ़ती घटती हुई ऊंचाइयों का क्रम है। काराकोरम में ही आपके इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन भी आपको देखने मिलती है, राइट। जम्मू और कश्मीर के हिमालयी क्षेत्रों को समुद्र तल से उनका क्रम है, देखिए ये वही चीज़ दे रखी है। और काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में है। और सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन या K2 भी जिसको बोलते हैं, इसी श्रेणी में स्थित है। ये आपको बस ध्यान देना है। ये जो है हमारे ऐप पे चल रहे कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, जिनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं, हम क्या पाते हैं। सपोज़ आप यहाँ हैं इस रीजन में, मैदानी इलाके में, यहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं, आप किस तरह की श्रृंखला देखेंगे। ब्लॉक पर्वत श्रृंखलाएँ, वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो देखिए अवशिष्ट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अवशिष्ट तो वो होती है जहाँ पे घिसते पुराने बहुत पर्वत थे और वो अब अपरदन से घिसते कुछ बचे हुए उनके फॉर्म बचे हैं, वो कहते हैं उसको अवशिष्ट। भ्रंश पर्वत तो नहीं होगा। भ्रंश पर्वत मतलब वही होता है कि एक दो चट्टान आपस में से जो है खिसक गई, तो वो बीच में जगह बन गई, तो वो उठ गया पार्ट, इस काइंड का ये मतलब पूरा कंसेप्ट है। आप जब देखेंगे तो जो नवीन वलित पर्वत है आपको वो वहाँ दिखाई देगा। क्यों? हिमालय का पूरा रीजन अभी बिल्कुल वहाँ पे नवीन वलित श्रेणियाँ हैं, क्योंकि लगातार वो जो है कंप्रेस हो करके, फोल्ड हो करके वहाँ माउंटेन रेंज जो है वो बनती जा रही है और उनकी हाइट बढ़ती जा रही है। कह नहीं रहा कि पढ़ते होंगे आपके, हिमालय अभी 2 साल पहले इतना था, अभी कुछ मीटर बढ़ गया, तो वो इसी कारण, क्योंकि वो बन रहा है अभी। और फोल्ड माउंटेन का ही उदाहरण है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो देखिए ये वलित एशिया में प्रमुख वलित पर्वत निम्न है: हिमालय, अराकान, सुलेमान, हिंदू कुश, जैग्रोस, अल्ब्रुज और एल्ब्रुज, पोंटिक, टॉरस, काराकोरम, कुनलुन। ये एशिया की है ओवरऑल। इसको ये मत सोचिएगा कि सिर्फ भारत की दी हुई है, क्योंकि अरकान, सुलेमान, हिंदू कुश ये सब अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली रीजन की हैं। ओके, भारत की उस नदी को पहचानिए जिसकी विशेषताएं निम्न हैं। इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से है और गंगा की सहायक नदी है, और ग्रीष्म में इसमें जलाभाव रहता है, मतलब ग्रीष्म में सूख जाती है। तो भाई अमरकंटक से निकल रही है, गंगा की सहायक है, तो देखिए सोन नदी जो है वो आपका जो है सही ऑप्शन है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जो बिहार में पटना के पास जाके गंगा से मिल जाती है, और ये दाहिने तट की है। मतलब अगर गंगा ऐसे फ्लो हो रही है तो ये इस तरफ से आके मिलती है। ओके, तो ये हमारी सोन नदी। निम्न में से कौन सा पठार दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है? यानी कि दक्षिण मध्य जो उच्च भूमि है प्रायद्वीप वाली, उसका हिस्सा नहीं है। तो बताना है महाराष्ट्र, विंध्य, मालवा और छोटा नागपुर। तो देखिए महाराष्ट्र तो बिल्कुल है दक्षिण मध्य उच्च भूमि का, विंध्य भी है और मालवा नहीं है। छोटा नागपुर का पठार भी दक्षिण, मालवा जो है वो उत्तर मध्य उसका आ जाता है, तो मालवा आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। मालवा इज़ द राइट ऑप्शन, जो दक्षिण उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये देखिए आपका मालवा का पठार उत्तर मध्य उच्च भूमि के अंदर आता है, बस ये पकड़ लीजिए। बाकी क्या है, दक्षिण मध्य उच्च भूमि में भी देख लीजिए, बुंदेलखंड, विंध्याचल, महाराष्ट्र, मेघालय, मीकिर पहाड़ियाँ, ये सारा कुछ आपका दक्षिण वाले रीजन में आता है। आपसे पूछा जाता है ना कि मेघालय का पठार किसका एक्सटेंडेड वो है, तो ये बताना मैं चाहूँगी कि ये दक्षिण वाले पठार का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है मेघालय का पठार। ये मत सोचिएगा कि ये तो पूर्व में है, यहाँ तक कैसे होगा, नहीं, ये पूरा दक्षिण वाला ही रीजन है जो यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, द्रोणी निम्न राज्यों में से किनसे होकर गुजरती है? बता रहे हैं ये नर्मदा, ताप्ती, द्रोणी जो दो ये है नदियों की जो, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, देखिए कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आप इसमें लगा के आइएगा। इसको मैप में जब आप देखेंगे तो ये 2 राज्यों से जाती है, जो कि मेनली MP और महाराष्ट्र है। और देखिए नर्मदा पर कुछ बांध भी हैं, जैसे माहेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध, ठीक है। और ताप्ती पर कौन से? काकरापारा और उकई परियोजना। ये कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हैं जो आपको याद रखने चाहिए।
हिमालय की निम्न घाटियों में से किसमें शिप्कीला दर्रा अवस्थित है? शिप्कीला दर्रा जो है, जब आप घूमने जाते हैं, देखिए हिमालय शिप्कीला दर्रा, शिप्कीला पास आप जाते हैं, सतलज घाटी में आपको मिलेगा ये देखने को। ठीक है, शिप्कीला पास। बहुत से लोग जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के, मुझे लग रहा है वो घूम रखे होंगे ये सब पास वगैरह, तो उनको पता होना चाहिए, ये ज्योग्राफी घूमने से बहुत अच्छी तैयार होती है। ठीक है, ये मतलब बहुत फ़नी ट्रुथ है, आप कह सकते हैं, बड़ा एंटरटेनिंग ट्रुथ है ये, आप इसको यकीन मानिए। सतलज घाटी में शिप्कीला दर्रा अवस्थित है, और शिप्कीला दर्रा हिमाचल के जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो लोग गए हैं उन्होंने ज़रूर इसको घूमा होगा, नहीं घूमा है तो अपनी घूम लीजिएगा। शिमला को तिब्बत से जोड़ रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। दर्रों से रिलेटेड ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखना होता है कि एक्चुअली ये किन दो जगहों को जोड़ रहा है, तो शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है शिप्कीला। जैसे आपका रोहतांग पास वगैरह आप लोग जाते हैं, तो वो देखिए कहाँ आपका रोहतांग पास आपको मनाली में है, और मनाली से वो किसको पूरा वो लद्दाख तक जाता है, तो लद्दाख को जोड़ता है हिमाचल से, तो ये भी है। ये देखिए आपका शिप्कीला, ये है शिप्कीला पास। ओके, निम्न युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? पालकोंडा पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है भाई। पालकोंडा, नालकोंडा, ये सब कोंडा वाली जितनी आंध्र प्रदेश में है। जवादी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, तो आगे का पढ़ना ही नहीं है, फिर भी देख लें। कैमूर मध्य प्रदेश, राजगीर बिहार, बिल्कुल सही। जवादी पहाड़ियाँ जो हैं वो देखते हैं हम। जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये जैसे ये वाले रीजन में आपकी जवादी और अन्नामलाई इस तरह की हैं। देखते हैं, वरुसनाथ, सिरूमलाई, पालनी, पंचमलाई, शेवरॉय और जवादी, ये सारी की सारी जो है आपकी पूर्वी घाट की कुछ इंपॉर्टेंट श्रेणियाँ हैं। लेकिन बाकी सारी जो आपने देखी, जैसे पालकोंडा आंध्र प्रदेश और जवादी महाराष्ट्र में नहीं होती है, क्योंकि महाराष्ट्र आपका वेस्टर्न साइड पे आता है, तो जवादी महाराष्ट्र में नहीं हो सकती। बर्मिंघम नहर किस राज्य में स्थित है? बताइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल वाला पॉइंट है ये। बर्मिंघम नहर, हो सकता है बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इसको। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और कर्नाटक। तो जिन लोगों को लगता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है भाई। बर्मिंघम नहर जो है इन्हीं दोनों राज्यों में बेसिकली है। ताज़े जल की परिवहन नहर है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें ट्रेड वगैरह, इसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है। इसकी लंबाई 798, लंबाई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें। कोरोमंडल तट के समानांतर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी ज़िले से तमिलनाडु के वेलपुरम तक विस्तृत है कोरोमंडल तक। ठीक है, ऐसे करके अगर आप ले रहे हैं तो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक ये पूरा रीजन कोरोमंडल वाला यहाँ तक विस्तृत है ये नहर। तो ये थे हमारे कुछ आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ज्योग्राफी और मैप को लेते हुए हमने इसको जो है आज डिस्कस किया है। मिलते रहेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक आप लोग बहुत सारा पढ़ते रहिए। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।